नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। लतर वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन करें, उपज अच्छी होगी। मक्का की फसल को फॉल आर्मी वर्म कीट से बचाएं। प्याज के कजरिया प्रभेद में स्टोरेज की क्षमता काफी अच्छी होती है। किसान भाइयों, अभी प्रदेश के कुछ जिलों में मक्का की फसल पर फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। फॉल आर्मी वर्म कीट के लार्वा हरे, जैतून, हल्के गुलाबी या भूरे रंगों में दिखाई देते हैं। मक्का की फसल को इस कीट से बचाने और पर्याप्त मात्रा में उत्पादन लेने के लिए इस कीट का प्रबंधन बहुत जरूरी है और नियंत्रण भी। इसके लिए किसान भाई मक्का फसल पर स्पेनोटोरम 11% SC 0.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव अवश्य करें। आप इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG 0.4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी की दर से घोलकर भी छिड़काव करें तो आपकी फसल कीट से मुक्त हो जाएगी। खेती की खबरों में आज आपकी मुलाकात खीरा उपजाने वाले एक प्रगतिशील किसान नंद किशोर पासवान से। नंद किशोर पटना जिले के बैकटपुर गांव के निवासी हैं। इन्होंने 8 कट्ठे में खीरा की खेती जैविक विधि को अपनाकर किया है। गर्मी से राहत दिलाने वाला खीरा इस किसान को भी काफी राहत दे रहा है। 2000 की लागत लगी, 5 से 6000 की बिक्री अब तक हो चुकी है और खीरा अभी भी इनके खेतों की शोभा बढ़ा रहा है। रोटावेटर मिट्टी को भुरभुरी बनाने का एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। इसे ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जाता है। रोटावेटर का उपयोग खेत की पहली जुताई के पश्चात मिट्टी को भुरभुरी बनाने एवं मिट्टी की नमी को बनाए रखने में किया जाता है। खास बात यह है कि इसकी मदद से खेतों से फसल के अवशेषों को भी काफी आसानी से हटाया जा सकता है। रोटावेटर में लगे ब्लेड, गियर, बेयरिंग, ऑयल शील इसे हर प्रकार की हल्की और मध्यम मिट्टी में काम करने में सक्षम बनाता है। यह मिट्टी को तुरंत तैयार कर देता है, जिससे पिछली फसल की मिट्टी की नमी को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी उपजाऊ बनती है और फसल बुवाई के लिए उपयुक्त भी बन जाती है। यह कृषि यंत्र फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भी काफी कारगर यंत्र साबित होता है। रोटावेटर की यही विशेषताएं इसे प्रगतिशील किसानों के लिए बेहतरीन विकल्प के रूप में मानते। किसान भाइयों, अभी गर्मा सब्जियों का मौसम है। इस मौसम में सब्जियों खासकर करेला, खीरा, ककड़ी, नेनुआ, कद्दू जैसे लतर वर्गीय सब्जियों में कीट व्याधियों का आक्रमण होता है। किसान भाई सब्जी की फसल को कीट व्याधियों से बचाकर अच्छा उत्पादन और काफी अधिक मुनाफा ले सकते हैं। अभी गर्मा सब्जियों बर्बाद की स्थिति में है। अच्छे उत्पादन के लिए कीटों से फसलों को सुरक्षित रखने का यही समय होता है। किसान भाई कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 दिन छिड़काव अवश्य करें। इतने से ही फसल सुरक्षित हो जाएगी। दूसरी बात, यह फसल में फूल आने के पहले खरपतवार को नियंत्रित कर लेना चाहिए। और अभी चूंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में 2-3 बार पौधों को हल्का पटवन देना भी काफी जरूरी होता है, नहीं तो पौधे सूखकर मुरझा सकते हैं। किसान भाइयों, उन्नत प्रभेद से प्याज की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। प्याज का सुख सागर प्रभेद कम अवधि में तैयार होने वाला फसल है, जो पटना देसी प्रभेद जिसमें काला जामुन और कजरिया प्रभेद आते हैं, उनकी स्टोरेज क्षमता नासिक के प्याज से भी काफी अच्छी मानी जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न सब्जी मंडियों में आज आलू और प्याज के ताजा भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। नया लाल आलू 2700 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 2600 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2500 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान और कृषि संबंधित सलाह भी सुनिए। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान
25 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग और सभी प्रकार की सब्जियों की फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। अभी मूंग की फलियों में कीड़ों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए किसान भाइयों को फसल की निगरानी करने की भी सलाह दी जाती है। अगर मूंग की फसल पत्ती बोरर से संक्रमित है तो आसमान साफ रहने पर प्रोफेनोफोस 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसलों पर छिड़काव अवश्य कर दें। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आप तमाम मेहनतकश अन्नदाता किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें खेती के माध्यम से। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। किसान भाई बहनों, यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें 55 से लेकर 60% जनसंख्या कृषि आधारित है। यही वजह है कि कृषि कार्य को और भी बेहतर और स्मार्ट तरीके से बनाने के लिए नित्य नए प्रयास किए जा रहे हैं। नई उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन एक प्रमुख है। खेती को और भी स्मार्ट तरीके से कैसे करें ड्रोन के माध्यम से, आइए देखते हैं हमारे विशेषज्ञ इंजीनियर जितेंद्र कुमार के पास। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों एवं बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान कृषि का रहा है और आज भी है। दौर बदल रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या में अत्यधिक उत्पादन की होड़ हर किसान भाई को लगी रहती है। ऐसे में आवश्यकता होती है कि किस तकनीक के माध्यम से हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, हमारे फसलों की सुरक्षा हो सकती है। चलिए, सुरक्षा शब्द से मुझे याद आया कि किसी जमाने में कहा जाता था कि सरहदों की सुरक्षा के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है, लेकिन अब फसलों की सुरक्षा, निगरानी और छिड़काव के लिए भी, खासकर कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए जो दवाओं का छिड़काव होता है, उसके लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। ऐसे में हमारे कृषि वैज्ञानिक तकनीकी बहुत बेहतरीन उपाय के साथ साथ आपको बताते चले, बेहतरीन कार्य के साथ साथ प्रधानमंत्री की जो दूरगामी हमारी सोच, हमारे देश के प्रधानमंत्री की कि बदलते दौर के साथ हमारे जो किसान भाई बंधु हैं वो आगे बढ़े और अपनी सराहनीय योगदान दें। इसी दिशा में महिला पायलट्स को 102 महिला पायलट को ड्रोन दिया गया। जी हां, मैं बात कर रही हूं मोतिहारी की। ऐसी बहुत सारी बातें, ड्रोन का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, खासकर कृषि के क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव आप कैसे करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि ड्रोन का रख रखाव आप कैसे करेंगे। क्या ड्रोन पायलट बनना आसान है? क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण दिया जाता है? इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र कुमार जी, जो कि वैज्ञानिक हैं, कृषि अभियंत्रण केवीके जहानाबाद में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अन्नदाता किसान भाई एवं बंधुओं के इस विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जितेंद्र जी, जो पहला सवाल है, ड्रोन बिल्कुल क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? किसान भाइयों, ड्रोन जो है ये असल में मानव रहित विमान है। जैसे हम लोग विमान देखते हैं, उसी तरह का ये यंत्र है जिसका इस्तेमाल आजकल सरहद से आगे बढ़ता हुआ हमारे खेतों तक पहुंच चुका है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हम लोगों ने जो है इस पर रिसर्च किया और अब हम ड्रोन का इस्तेमाल खेती के बहुत सारे कामों में कर रहे हैं। तो इसमें जो ड्रोन होता है ये रिमोट से संचालित होता है। असल में इस पर कोई आदमी बैठा हुआ नहीं होता है, इसीलिए इसको मानव रहित विमान बोला गया है, UAV, अनमैन्ड व्हीकल। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे अन्नदाता किसान भाई बंधु, देख रहे होंगे और वो उनके मन में ये सवाल भी चल रहा होगा कि ड्रोन दीदिया ही क्यों, ड्रोन भैया क्यों नहीं। तो हम जानना चाहेंगे, पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन है कि ड्रोन का कृषि के क्षेत्र में योगदान कैसे महत्वपूर्ण हो रहा है, कैसे समय, श्रम, लागत, मूल्य और पानी की बचत हो रही है। खेती में ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो अभी मुख्य रूप से खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्व छिड़काव के लिए और रोग कीट नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग जो है कह सकते हैं कि केवल दीदियां ही नहीं, कोई भी
युवा हों वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और युवा इसलिए कि इसके कंट्रोल में जो है ना काफ़ी सावधानियां बरतनी होती मैं हैं। आपसे पूछने वाली थी, आपने युवा शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्या कारण है? वो इसलिए किया हमने कि इसमें काफ़ी तकनीक। सेंसिटिविटी, तकनीकी एआई जो आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा इसमें इंक्लूड है। और इन चीज़ों की समझ जो है आसानी से हमारे युवाओं को ही हो सकती है, क्योंकि अभी वो पढ़ाई छोड़ करके या फिर पढ़ाई अभी कर रहे हैं तो उनका जो है वो कंटिन्यूटी बना हुआ, निरंतरता उनको पढ़ाई में बना हुआ है, लगाव है चीज़ों को समझने का, कंप्यूटर से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो इसलिए उनको आसानी होती है। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र जी आप। अब हम आते हैं नैनो यूरिया पर। ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव पर विशेष जोर लगातार हमारी सरकारें दे रही हैं, क्या कारण है, क्या इस्तेमाल है? शुरुआती दौर में 2020 के करीब हमारे भारत में कृषि में ड्रोन का प्रयोग शुरू हुआ है। यामाहा जो कंपनी हम लोग जान रहे हैं, उसने 2000 ईस्वी के आसपास जो है उसने कृषि में ड्रोन का प्रयोग शुरू किया। हमारे भारत में 2020 में आया ये, और अब जो है जब भारत में आया तो सबसे पहला प्रयोग हमारे वैज्ञानिकों ने सेफ प्रयोग जो हो सकता है, सुरक्षित प्रयोग, ताकि हमारी फसलों को नुकसान भी ना हो और इसका हम सफल प्रयोग भी कर लें, इसलिए नैनो यूरिया का इसमें हम लोगों ने छिड़काव का ये प्रावधान किया कि उसका हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज समझना चाह रही हूँ, नैनो यूरिया, पहले यूरिया बड़े पैमाने पर खेतों में इस्तेमाल किया जाता था। नैनो यूरिया और सामान्य यूरिया में क्या अंतर है? ड्रोन से रिलेटेड ही है, क्योंकि अब ड्रोन के माध्यम से, क्योंकि ड्रोन की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो उतना ही वजन सह सकता है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा पुराना जो यूरिया हुआ करता था वो काफी बोरे में आता, जो पुराना दानेदार जो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भले ज़्यादा है, 46% तक उसमें रहता है, ये 46% तक यूरिया में रहता है और डीएपी में भी 18% तक रहता है। पर क्या है कि उसमें जो बिना इस्तेमाल की सामग्री जो है ना, जो दानेदार हम लोग देखते हैं, वो पूरा इस्तेमाल खेत में होता नहीं है, उसमें फालतू चीज़ भी ऐड किया हुआ रहता है। तो उससे बचने के लिए अब चूंकि हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन में क्या है कि कम ही मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा रकबा को कवर करना, इसलिए नैनो यूरिया बनाया गया और घोल के रूप में इसको बनाया गया, लिक्विड फॉर्म में बनाया गया, ताकि कम ही मात्रा में इसको हम लोग ड्रोन के टैंक में डाल करके, डोज है उसका, जैसे नैनो यूरिया की अगर बात करें हम लोग 500 ml प्रति एकड़ के लिए इसका डोज निर्धारित किया गया है। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। और वहीं 1 एकड़ में हम लोग सामान्य यूरिया की बात करें या नीम कोटेड यूरिया की अगर बात करें तो उसमें प्रति एकड़ डोज जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, कई गुना उससे ज़्यादा होता है। तो उतना पूरा इस्तेमाल करना ड्रोन के माध्यम से संभव नहीं था, तभी ये नैनो यूरिया बनाया गया कि 500 ml में हम पूरा 1 एकड़ कवर कर लें। और पानी की बचत? पानी की बचत इसमें क्या है कि ड्रोन में जो कृषि में ड्रोन इस्तेमाल होता है तो इसमें मध्यम श्रेणी का ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है। उसमें 25 किलोग्राम तक का वजन का जो ड्रोन होता है ये इस श्रेणी में आता है, और इस 25 kg वाले ड्रोन में 10 लीटर का टैंक होता है, और उस 10 लीटर के टैंक में हम लोग 500 ml नैनो यूरिया डाल करके और उसका स्प्रे करते हैं 1 एकड़ एरिया में। आपने स्प्रे भी कर दिया और साथ ही साथ खेत की निगरानी भी हो गई। बिल्कुल, है ना, कि हमारी फसल, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर पाना किसी भी किसान के लिए थोड़ी असहजता हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में खेतों की निगरानी भी हो गई कि कहीं कीट व्याधि तो नहीं है, और उसका आप आराम से नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे जितेंद्र जी। मेरा एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो हमारे अन्नदाता किसान भाई बंधु हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार मेल कर, चिट्ठी लिख कर पूछ भी रहे हैं कि ड्रोन पायलट बनने के लिए इसकी ट्रेनिंग बिहार में कहाँ दी जाती है? क्या सरकार द्वारा इस पर कोई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है? पहले के दौर में जब भारत में शुरुआत हो रहा था, उस समय बिहार में ये सुविधा उपलब्ध नहीं था। हमारे इच्छुक युवाओं को चाहे तो गुरुग्राम
हैदराबाद, बेंगलोर, इस तरह के जगहों पे जहाँ सुविधा उपलब्ध था वहाँ जा कर के रजिस्टर्ड पायलट के लिए ट्रेनिंग लेना होता था। पर पिछले साल से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा में है, वहाँ पर एक सेंटर ट्रेनिंग के लिए खोला गया है, जहाँ पर हमारे युवा, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, वहाँ पर जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और रजिस्टर्ड पायलट बन सकते हैं ड्रोन के लिए। एक मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो युवा, हमारे जो राज्य के युवा हैं और राज्य के बाहर से भी जो युवा युवतियां हमारी हैं, वो अगर ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? क्या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? रजिस्ट्रेशन इसके लिए खुद ही वो सेंटर पर पहुंच करके उनके यहाँ डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का सुविधा होता है, तो सेंटर से सीधा संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्या ड्रोन पायलट बनने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण है या कुछ देय है? इसमें अभी शुल्क रखा गया है। लगभग अलग अलग जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो सबका थोड़ा वेरी करता है, पर 50,000 से लेकर के 60,000 के बीच में इसका शुल्क है, जो कि 10वीं पास का कोई भी युवा युवती इसमें शामिल हो सकता है। क्या ड्रोन, कुछ लोग ड्रोन अगर खरीदना चाहते हो हमारे किसान भाई, तो क्या सरकार द्वारा इस पर किसी तरीके की व्यवस्था, अनुदान जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, ड्रोन दूसरे जो कृषि उपकरण हैं उसी की तरह ये भी है तो महंगा। कीमत की अगर बात करें हम लोग, तो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक कीमत रखे हुए हैं कृषि ड्रोन का, और इस पर सरकार जो है देख रही है कि इसका काफ़ी भविष्य है, हमारे भारत में खासकर काफ़ी भविष्य है। इसीलिए सुविधा के रूप में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं को अगर कस्टम हायरिंग के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उनको खरीदना है तो उनको 50% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, या सुविधा, मतलब 50% तक उसमें। महिलाओं के लिए कुछ अलग हाँ, व्यवस्था? महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, सबों के लिए अभी समान रखा गया है। तो 50% कॉस्ट में उनको सुविधा मिलता है। और अभी फिलहाल जो शुरुआत किया गया था उसमें क्या था कि बिहार के या पूरा भारत के जो कृषि संस्थान हैं, ICR के हों या राज्य कृषि विश्वविद्यालय हो या कृषि विज्ञान केंद्र, चुनिंदा कृषि विज्ञान केंद्रों में ये निःशुल्क दिया गया था। ड्रोन, एक एक ड्रोन जो है उस दिया गया था, ताकि हमारे किसान भाइयों तक ये आसानी से जानकारी पहुँचे कि ड्रोन का इस्तेमाल करके वो अपना कीमती समय, उपादान, अपना मजदूरी, ये सारा कुछ जो है बचत कर सकते हैं और अपना उपज बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए ये सुविधाएं सरकार की तरफ से भी हैं, दी गई हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे देश और खासकर राज्य के जो युवा हैं और खासकर जो हमारे किसान हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और बदलते दौर के साथ हमारी जो महिलाएं हैं वो भी अब काफ़ी योगदान दे रही हैं कृषि के क्षेत्र में, और साथ ही साथ तकनीकी बात की जाए तो तकनीकी तौर पर भी वो काफ़ी मजबूती से आगे आ रही हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन तक सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो, क्योंकि ड्रोन का अपना एक व्यापक क्षेत्र रहा है। पहले सरहद की सुरक्षा की बात की जाती थी, अब कृषि के क्षेत्र में भी इसका उल्लेखनीय योगदान है। नैनो की आपने बात की, तो नैनो यूरिया की जब आपने बात की, तो इसके अलावा और क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? ड्रोन के माध्यम से हम खेती को कैसे बढ़ा सकते हैं? तकनीक के क्षेत्र में कैसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं? ड्रोन का इस्तेमाल हमारे किसान भाई केवल पोषक तत्व के छिड़काव के लिए नहीं, यानी जो नैनो यूरिया है केवल उसके छिड़काव के लिए नहीं, बल्कि वो चाहे तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो आवश्यक रसायन होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोग कीट नियंत्रण के लिए भी दवाओं का इस्तेमाल ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। साथ साथ इसमें कैमरे लगे होते हैं, है ना, काफ़ी सेंसिटिव कैमरे होते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा इसमें लगा होता है, GPS सारा व्यवस्था होता है, इसमें सब कुछ कैप्चर होता रहता है। यानी हमारे किसान भाई अगर चाहें तो फसल की निगरानी भी इससे कर सकते हैं। वो और क्या पटवन भी संभव है? पटवन के लिए थोड़ा अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बाध्यता जो है
वो मुख्य रूप से बैटरी का है। ये जो ड्रोन है वो कोई पेट्रोल और डीजल से चलने वाला नहीं, अभी बैटरी से चलने वाला बनाया गया है। और बैटरी ही इसमें मुख्य लिमिटेशन है, क्योंकि एक सेट बैटरी का इस्तेमाल 6 मिनट में वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब 6 मिनट में वो खत्म हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। और उस 6 मिनट में 1 एकड़ क्षेत्र का छिड़काव किया जा सकता है। उसके बाद फिर ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है काफी कम समय में। हाँ, काफ़ी कम समय में। तो इस लिहाज से अब अगर हम टैंक की कैपेसिटी की बात करें ड्रोन की, तो 10 लीटर का टैंक है। 10 लीटर में 1 एकड़ एरिया में इरिगेशन के लिए अगर सोचें तो वो संभव अभी नहीं है ना। 10 एकड़ में सिंचाई का काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल व्यापक हो रहा है। भविष्य उसका है, अभी इस पर अभी रिसर्च की आवश्यकता है। रिसर्च के बाद ये सब चीज़ अभी धीरे धीरे स्कोप इसका खुल सकता है। पर सिंचाई का दूसरा जो आयाम है, पहले से हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन हो या स्प्रिंकलर हो, छोटे एरिया में मिस्टर फॉगर, ये सब जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके माध्यम से पानी का बचत कर सकते हैं। हाँ, ये जो छिड़काव हम लोग करने की बात कर रहे हैं, चाहे नैनो यूरिया हो या फिर खरपतवार नाशी हो या फिर कीटनाशी हो, इसमें भी पानी की काफ़ी बचत है। इसमें जो हम लोग पारंपरिक विधि से छिड़काव करते हैं तो लगभग 150 लीटर पानी प्रति एकड़ लगता है, और अगर हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं केवल 10 लीटर पानी लगता है। तो अगर सुदूर एरिया में कहीं हमें छिड़काव करना है तो पानी बहुत दूर से अगर लाने की समस्या है या फिर उपलब्ध नहीं है, तो वैसे कंडीशन में ये जो ड्रोन काफी उपयोगी साबित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उपयुक्त हो सही, जाता है। बहुत बहुत उचित जानकारी दे रहे हैं कि ड्रोन काफी उपयोगी हो जाता है। तो जितेंद्र जी, आप हमारे जो अन्नदाता किसान भाई बनते हैं उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं यही देना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि अब स्मार्ट कृषि की बात हो रही है, स्मार्ट कृषि का दौर आ गया है, और कृषि में आधुनिकतम जो मशीनें हैं, जो उपकरण हैं, उसके इस्तेमाल का अब दौर आ गया है, और उसमें युवाओं को खासकर आगे आना चाहिए। बिल्कुल। और तभी जो है इन नई मशीनों का इस्तेमाल आसानी से हो पाएगा, और इनके इस्तेमाल से हमारे किसान भाई बहुत ही आसान तरीके से खेती का काम कर पाएंगे, बचत भी होगा और उपज भी बढ़ेगा, निगरानी भी होगा। उसका निगरानी करने के लिए जो कैमरे उनको निर्देश देंगे, जो उसमें डाटा कलेक्ट होगा, उसका विश्लेषण करके हमारे विशेषज्ञ जो है फिर उसका एक कंक्लूजन, एक जो सारांश होता है उसका निकालेंगे कि अब जैसे निगरानी के दौरान पता चला कि खेत के किसी भाग में पानी की कमी है, कहीं किसी खास स्पॉट पे रोग लग रहा है, कीड़े लग रहे हैं जो कि दूर से देख नहीं पा रहे हैं हमारे किसान भाई, तो इस तरह का कार्य काफ़ी सरल हो जाएगा। आप लागत तो बचाते हैं और उत्पादन भी अत्यधिक, यानी आपका जो फसल है उसकी पैदावार की होड़ लगातार हमारे किसानों भाइयों के कंधों पर रहती है। ड्रोन के इस्तेमाल से स्मार्ट एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट, जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा, पहले तो हम धन्यवाद करते हैं। और स्मार्ट एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट बदलते दौर के साथ बढ़ रहा है, उसमें आप सबकी सराहनीय योगदान हो, और कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल से निश्चित तौर पर पैदावार तो बढ़ेगी ही, और कीट व्याधियों का भी अंत होगा, और हमारी फसलें भी लहलहाएगी। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपने देखा, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर, खासकर ड्रोन का इस्तेमाल कर कैसे खेती को और स्मार्ट खेती में तब्दील किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ किसान भाइयों, इससे मिली जानकारियाँ आपके लिए बेहद लाभकारी रही होंगी। अब मिलते हैं अगले अंक में इसी तरह कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।